Namaskar, I'm Ashok Vyas, and today No. we are talking about two important themes which relates to our lives from different directions, but they do impress upon us how we live and the way we think. So we are actually talking about books as well as about politics together. And the gentleman who's joining me from Kolkata, uh, is also editor of a series of books, Religion and Politics. He's a poet also, and he has been very active as a writer as well as a poet, in addition to his main focus that relates to CA. So प्रमोद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो पहले बात पॉलिटिक्स की करें या बुक्स की करें? बुक से करते हैं। तो जो बुक्स की बात करते हैं, मुझे याद आया कि हाल ही में जब चुनाव हुए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, तो जी, एक जो कैंडिडेट के रूप में शशि थरूर जी, जो पहले न्यूयॉर्क से भी संबंधित यूनाइटेड नेशंस के कारण रहे, उन्होंने तो कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। जी, उनका पुस्तकों के प्रति प्रेम भी है। तो मैं हाँ जी, ये सीधा पॉलिटिक्स और बुक्स यहाँ से जुड़ जाते हैं, लेकिन जो बौद्धिक रूप से एक कद रखने वाला मनुष्य राजनीतिक रूप से भी एक कद्दावर हो, ये प्रश्न चिन्ह पुनः हमें दिखाई दे रहा है। क्या आपकी टिप्पणी है इसके बारे में? देखिए, राजेश पायलट यहाँ पे पहले थे राजनीति में, जी। कांग्रेस में थे, राजस्थान से आए थे वो। तो वो कहते पहले हम पायलट थे, तो वहाँ हमको हर बात जो है ना, साफ-साफ बोलनी पड़ती थी। हुँ। अब हम राजनीति में हैं, तो हमको हर बात उल्टी बोलनी पड़ती है, सीधी बात कर नहीं सकते। जी, जी। तो देखिए, अध्ययन और राजनीति, ये 2 अलग चीज़ें हैं। और आजकल की जो राजनीति है, उसमें पढ़ाई-लिखाई का इतना महत्व रह नहीं गया है। तो वैसे अपने महाभारत देखते विदुर जी को ज्ञानी सभी मानते थे, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता था। तो अध्ययन, किताबें लिखना और राजनीति में आना 2 अलग बातें हैं। ये भी हो सकता है कि जो बड़े अध्ययनशील राजनीति, वो राजनीति में भी चमक जाए, ऐसा भी होता है। अपवाद है, जिस तरह अपने ये पीएम तो नरसिम्हा राव थे। जी। तो एक मैं आपकी बात से मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी याद आए, महात्मा हाँ, गांधी जी भी याद आए, और नहीं, हमारी दरअसल ये जी, जी। देखिए, महात्मा गांधी, नेहरू जी को मैं राजनीतिज्ञ नहीं मानता हूँ। नेहरू जी को भी नहीं मानते? ना, वे वो फ्रीडम फाइटर्स थे, नहीं, नहीं, फिर स्कॉलर वो थे। भाई प्रधानमंत्री के रूप में और फिर वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, तो वो तो वो मैं तो गांधी जी को मैं मुझे असहमत होने की अनुमति दें। गांधी जी को थोड़ी देर के लिए, हालाँकि मैं तो गांधी जी को भी राजनीतिज्ञ मानता हूँ बाद में जाके, हाँ, लेकिन गांधी जी को फिर भी थोड़ा-सा हाशिए पर उस संदर्भ में रखा जा सकता है। नेहरू जी तो राजनीतिज्ञ थे ही थे। मैं नहीं ऐसा देखिए, जी। टेक्निकल तो आप सही है, राजनीतिज्ञ थे, प्राइम हुँ, मिनिस्टर तो राजनीतिज्ञ थे, चुनाव भी लड़ते थे। हाँ। लेकिन नेहरू जी का नेचर देखिए, उस समय जो लोग आए ना, वो फ्रीडम फाइट से आए हैं। वो फ्रीडम फाइटने के लिए राजनीति करनी पड़ती थी उनको। और पंडित जी भी, नेहरू जी भी, मुझे एक राजनीतिज्ञ से बड़े स्कॉलर लगते हैं। हाँ, तो मैं एक्चुअली उनके स्कॉलरली स्वरूप के बारे में आपसे हाँ, पूछना चाहता था। हाँ जी। उन्होंने जो पुस्तकें जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, और हुँ, हुँ। माय लेटर्स टू माय डॉटर, और जो जी, भी हैं जी। किताबें, और ऐसा कहा जाता है उन्होंने वो जेल के दौरान लिखी हाँ, थी। ऐसा कहते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। इसका मतलब है कि ही हैड एक्सेस टू अ गुड लाइब्रेरी और सोर्स मटेरियल। हाँ जी। तो उनकी जेल अलग तरह की अलग तरह की हाँ, रही होगी, ऐसा भी हाँ, तो अनुमान उसको हो सकता है कि अध्ययन करने की फैसिलिटी देते होंगे जेल के अंदर भी, कि पढ़ सकते हैं जेल में भी आप। तो उन्होंने बड़ा अच्छा साहित्य लिखा है। उनकी किताबें तो बड़ी पॉपुलर हुई, आज लोग पढ़ते हैं। तो ये बात नेहरू जी के संदर्भ में ही नहीं, एक अच्छा लेखक
अगर मैं पुनः इसको दोहराऊंगा कि मैं एनर्जी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अच्छे लेखक के साथ जो पाठक का संबंध होता है और एक लेखक का स्वयं अपने जीवन के साथ जो संबंध होता है वो अलग अलग होता है कई बार। हाँ जी। आपको वो प्रेरित कर रहे हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं। इसको आप सहज मानते हैं या आपको लगता है ये ऐसी चीज है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, दिलाया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए। देखिए, पाठक जो है ना, वो उससे जुड़ेगा ना सहज रूप से, तब साहित्य बनता है। जी। और साहित्य की बात यह है कि जब साहित्य लिखते तो आपको किसी भी विचारधारा में बंधना नहीं है। यदि आप किसी विचारधारा से, कि कोई विचारधारा हो, उससे प्रभावित होकर साहित्य लिख रहे हैं, तो उसका कद छोटा हो जाता है। हाँ, तो अब क्या हो गया कि मुझे आपसे साहित्य की परिभाषा भी पूछनी पड़ेगी, क्योंकि जी। कई बार तो लेखन होता ही एक विचारधारा को आगे पहुंचाने के लिए है। अगर आप देखें कि महात्मा गांधी का जो मतलब उनकी बायोग्राफी या माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो वो एक विचारधारा को लेकर ही चलती है ऐसे तो। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जो फिक्शन भी इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो अपने एक विशेष प्रकार के भाव जगत को या विचारधारा को पात्रों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। सो नहीं, मेरा विचार, जी, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, आप बताएं, तो इसलिए आपकी वि- परिभाषा। जी। विचारधारा जो मेरा मतलब है कि राजनीतिक विचारधारा आप लेकर जब चलते हैं तो आप एक सीमा बन जाते हैं, उससे बाहर नहीं आ पाते। तो जो सत्य होता उसके साथ आप न्याय नहीं कर पाते। ये मैंने गिरावट देखी है। जब मैंने वो काम किया था 3 वॉल्यूम पे राजनीति पे, और तो उसमें देखा कि आज़ादी के पहले जो चिंतन था, उसमें एक बहुत बड़ी ईमानदारी और समर्पण था। आज़ादी के बाद उसमें कुछ जब लेखन आया ना, तो उसमें कुछ कमजोरी मुझे दिखाई दी, खासकर वे लेखक जो किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हैं। और धीरे धीरे मैंने ये देखा कि बाद में जो सही मायने में एक स्वतंत्र भाव से लिखते हैं, वो बैक सीटेड हो गए, पिछली पंक्ति में चले गए, और एक विचारधारा वाले व्यक्ति ज्यादा हावी हो गए। इसलिए उसमें मुझे लगता है कि वो कहते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, सुनते कुछ और है, मानते कुछ और हैं, उनमें कहीं तालमेल नजर नहीं आता मुझे। बस एक लकीर में चलना है, ये मुझे लगा। मुझे लगता है आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इंगित किया है। जी। तो अब आप इस पर भी अपना चिंतन हमारे साथ बांटें कि इसका मैं क्या कारण आप मानते हैं? मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। जी। अब कोई घटना घटती है किसी समुदाय विशेष के साथ, तो कौन लेखक क्या बोलता है आपको जानने की जरूरत नहीं है। वो उसके पक्ष में बोलेगा या विपक्ष में बोलेगा, आप उसका कमेंट सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे इस समुदाय के साथ हुआ होगा, इसलिए कह रहा है। एक लेखक को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राजनीतिज्ञ ऐसा करता है तो बात समझ में आती है, एक लेखक ऐसा करेगा तो लेखकों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। तो आप कि तो उस ऐसे नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ा संकोच रहित होकर ये बताऊं कि मुझे आपकी बात सुनते हुए एक तो वो फिल्मों के लेखक के रूप में उनकी पहचान है, शायर के रूप में भी है, पर कुछ घटनाओं में ये जावेद अख्तर के भी जो ट्वीट्स और आए तो ऐसा लगा कि ये अमुक विचार है। उन्होंने जांच तथ्यों की जांच पड़ताल किए बिना जो प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो लेखक की नहीं, वो राजनीतिक रूप की सोच वाले मन की ज्यादा लग रही थी। तो मगर हम जावेद अख्तर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपकी जो बात है उसको उसको लेके मुझे एक उदाहरण याद आया। देखिए, लिखना जो है वो जी। बुद्धि से ताल्लुक रखता है। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि इंटेलेक्ट इज नॉट द हाईएस्ट गुड, you have to support it with spirituality and morality to make it highest good. हम्म। हम्म। लिखना एक कला है, शिल्प है। आपका कितना अध्ययन है, कितना तेवर से आप लिख सकते हो, लेकिन आपके लिखने में नैतिकता कितनी है और आध्यात्मिकता कितनी है, उस पर निर्भर करती है, उसकी गहराई कितनी है। आप एक चालाक लेखक हो सकते हो, तो लेख के कई में चालाकी हो सकती है, आपके कहने का ढंग बड़ा तेज हो सकता है, बड़ा प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन आप
सत्य के करीब वो कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, तो आपकी बात से मैं एक तो ये निष्कर्ष निकालूं कि आप ऐसा मानते हैं कि साहित्य जो है वो सत्य के अन्वेषण की एक रहस्यमय प्रक्रिया है कहीं ना कहीं। जी ये ठीक होगा निष्कर्ष बिल्कुल, निकालना शब्द आपके? अपने शब्द को ब्रह्म कहा है हिंदुस्तान में, जी। शब्द ब्रह्म है। यदि ब्रह्म चालाक हो जाएगा तो काम कैसे होगा? अच्छा, चालाक नहीं होगा तो राजनीतिज्ञ कैसे होगा, ये प्रश्न हाँ, लेते हुए तो इस साहित्य का राजनीति से, यदि साहित्य का राजनीतिज्ञ हो जाएगा ना, ये दुर्घटना होगी समाज में। राजनीतिज्ञों को कंट्रोल तो साहित्यकार करेगा, आध्यात्मिक गुरु राजनीतिक कंट्रोल कौन करेगा बाद में? आज देखिए, साहित्य का चिंता ये है कि मुझे कोई अवार्ड मिल जाए, मुझे कोई चेयर मिल जाए, मेरा बेटा नौकरी पर लग जाए, मुझे राज्यसभा के सदस्य मिल जाए, मेरे ग्रुप के विचारधारा के लोग हैं वो मेरी वाह वाह करे, ये चिंता ज्यादा है उनके। बजाय ये कि क्या होना चाहिए देश हित में, मानवता के हित में क्या हो, वो बात नहीं करते। मैं ये या- हर विचारधारा के साथ है। आपकी बात से मुझे याद आ रहा है कि बहुत सारे लेखक जो अपने शब्द की महिमा के द्वारा जाने जाने की तरफ आपका ध्यान दिलाने से पहले ये बताते हैं कि ये मेरी पुस्तक है, इसका विमोचन राष्ट्रपति महोदय ने किया था, अमुक मंत्री ने किया था। तो वो जो एक उधार लिया हुआ आलोक अपने सृजन के ऊपर लगाने की एक स्थिति, वृत्ति हम में से अधिकतर समाज में लोगों की बन गई, उसके चलते जो आपके अंदर भाव है कि ऐसा होना चाहिए लेखक, वैसे लेखक अभी हैं क्या? हैं क्या? और कम आप? है, लेखक है, जी। कम है। पर मुश्किल है कि इन लोगों ने एक मार्केट कंट्रोल कर रखा है, प्रोपोगंडा का भी, अवार्ड्स का भी। तो आप उनकी विचारधारा में काम कर रहे हैं ना, तो आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, आपको मंच मिल जाएगा, बाकी कोई लोग नकार देते हैं। तो क्या इसीलिए आजकल पुस्तकों पर लोगों का विश्वास कम हो गया कि आदमी कितनी ईमानदारी से लिख रहा है, कितना विश्वास करें इस पे? अच्छा, अब इसमें आपकी बात का पूरी तरह से खंडन न करते हुए भी मैं हाँ, थोड़ी जगह बना रहा हूँ जिसमें जो आप आदर्श लेकर चल रहे हैं लेखक के लिए, उनको थोड़ा लचीला करने की दृष्टि से लेखन अलग-अलग विधाओं में भी होता है। जैसे मुख्य तो ये साहित्य की विधा है, भाई कविता है, कहानी है इत्यादि, निबंध है। जी। दूसरा लेकिन ये भी है कि ये राजनीतिक लेखन है। यानी वो घोषित रूप से कह रहे हैं भाई कि और अब समझिए किसी ने पुस्तक लिखी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हाँ, किसी हाँ, ने पुस्तक लिख दी है शरद पवार के ऊपर। हाँ, जो हाँ। भी तो उसके अंदर तो मतलब राजनीति की दृष्टि होना अनिवार्य है या वो भी आप अनिवार्य, समझ? बिल्कुल अनिवार्य है। और मैं चाहता हूँ कि अनिवार्य होनी भी चाहिए। जब किसी व्यक्ति विशेष पे लिखते हैं, आप किसी पार्टी विशेष में लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस विषय पे लिखते हैं, आज भारतीयता पे लिखते हैं आप, सपोज कीजिए, भारतीय संस्कृति पे लिखते हैं, उसमें आप उसकी सच्चाई से हटकर अपने विचारधारा लाद देते हैं, वो ठीक नहीं है। उसमें आप विचारधारा भूल जाइए। भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति की बात कीजिए आप, और ईमानदारी से कीजिए। अच्छा, ईमानदारी से आप बताइए, आपने इतने सारे लेख पढ़े थे जो रिलीजन एंड जी, पॉलिटिक्स के 3 जी, खंड जिनका प्रकाशन आपने किया संपादन के द्वारा। हाँ जी, तो जो भारतीय संस्कृति की अवधारणा आपके मन में है हाँ, या हाँ, जो कि शास्त्रीय या प्रामाणिक है, जी, उसके भी अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस हो गए हैं। तो हम्म, अमुक लेखक आप किसी बात को कहेंगे वो नहीं कि वो कहेगा कि ये तो हिंदूवादी है। हाँ, हाँ, इस तरह के स्वर बहुत अधिक वो सत्य को बौद्धिक नकारना हुआ ना। और जी। उसको अपने विचारधारा में डालने की कोशिश करना है। राजनीति अलग चीज है, और धर्म अलग चीज है, और धर्म के नाम पर राजनीति अलग चीज है। साहित्य के नाम पर राजनीति होती है, जाति के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है। जो साहित्य की बात करते हैं तो आप खुल के साहित्य की बात कीजिए, ताकि खुल के चीज सामने आए। तो आपकी बात को और अच्छी तरह मुझे उसका अभाव लगता है। जी, आपकी बात और अच्छी तरह समझ में आए इसकी दृष्टि से यदि आप कोई 1-2 पुस्तकों के उदाहरण देना चाहें जो आपकी प्रिय हैं, तो उससे हमें पता भी लगेगा कि कौन से लेखक हैं जो आपकी
इस कसौटी पर आपको लगता है खरे उतरते? जिस तरह फिराक गोरखपुरी है, उनका गद्य जो है, मैं पद्य की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज है, उनके गद्य है, जब उनको पढ़ते लगता है वो आदमी किस हाइट पे बात कर रहा है। वो जिस समुदाय की बात करे, जिस विषय की बात करे, उसकी गहराई में जाते हैं। जो सच्ची बात है वो बोलते बोलते वक्त ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। आप उनको पढ़ लें तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह बात होनी चाहिए। जिस और तरह मैं साफ ही कहूं, ठीक, जब वो हिंदुओं की बात करते हैं तो उनके प्लस पॉइंट बोलते हैं, फिर उनके माइनस पॉइंट बोलते हैं। जब मुसलमानों की बात करते हैं तो प्लस पॉइंट बोलते हैं, माइनस पॉइंट बोलते हैं। एक जगह उन्होंने कहा कि राम मुझे अच्छे लगते हैं, राम मेरे प्रिय है, किंतु मैं राम का झंडा उठा के नहीं चल सकता। अच्छा, ये लिखा उन्होंने। तो इस तरह की जो अच्छी बातें, जो प्लस पॉइंट, प्लस माइनस माइनस है, तो दोनों की बात करते हो। तो आप हमारे दर्शकों को उनका पूरा नाम बताइए फिराक का। रघुपति सहाय ये उनका नाम था, और फिराक के नाम से, फिराक गोरखपुर के थे, गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी में शायरी करते थे। तो आप उनके विचार पढ़ेंगे, चाहे आप शायरी के बारे में पढ़े, किसी शायर के बारे में पढ़े, उर्दू हिंदी के बारे में पढ़े, जितने खुले ख्याल थे उनके, मुझे उतने खुले ख्याल और स्पष्ट ख्याल किसी के नहीं मिले। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। तो उनका एक शेर भी है, उससे बात समझ में आ जाएगी उनकी, जी, कि स्वागत। दुविधा पैदा कर दे दिलों में, दुविधा पैदा कर दे दिलों में, ईमानों को दे टकराने। वाह, दुविधा पैदा कर दे दिलों में, ईमानों को दे टकराने। बात वो कहे ए इश्क, बात वो कहे ए इश्क की सुनकर सब कायल हो कोई न माने। क्या बात है, क्या बात है। वो उसकी बात सुन के आपकी दुविधा पैदा हो जाए, आपका विश्वास डगमगा जाए, वो काफी है। आपकी बात माने कोई जरूरी नहीं है। तो फिराक साहब से आप ऐसा मत हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्पष्टवादिता से आप इनकार नहीं कर सकते। मैं इस मामले में उनको एक आदर्श मानता हूँ। देखिए, फिराक जो हैं वो ज़्यादा शायर के रूप में जाने जाते हैं, और जो मैंने उनका पूरा नाम पूछा था उसका कारण ये था कि आपने बताया कि उन्होंने कहा मैं राम को मानता हूँ और झंडा लेके नहीं चल सकता। मैंने कहा उनके नाम में ही राम है, एक्चुअली रघुपति रघुपति है। बता तो दूं आपको, जी, ये शायरी के आते पहले 1920-22 के आसपास स्वदेश में लिखते थे, और हिंदी में लिखते थे। फिराक की किताब हिंदी में आई थी, अच्छा। और ये कहा जाता है कि फिराक की जो भाषा थी, द्विवेदी युग में वैसे किसी की भाषा नहीं थी। हुँ। और इनकी बहुत किताबें पद्य में, गद्य में बहुत किताबें इनकी, इनके विचार है, इंटरव्यूज है, तो बड़े प्रभावशाली हैं। अच्छा, उनका एक शेर है जो मैंने कई लोगों को गालिब के नाम से सुनाते हुए सुना है। आपके साथ मैं पुनः उसको तस्दीक कर लूँ, तो कहते हैं तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको हाँ, देखें कि तुमसे बात करें। उनको देखे कि तुमसे बात करें। हाँ, ये फिराक का है, लेकिन फिराक साहब, कहीं-कहीं लोग इसको गालिब के नाम से सुना देते हैं, ऐसा वो मैंने दर्शकों गालिब, कबीर, हर चीज गालिब के नाम से, आजकल गुलजार साहब के नाम से कर देते, कोई भी शेर जो है ना हाँ, चल पड़ा है। हाँ, वो है तो जाहिद पीने थे मस्जिद में बैठकर, हाँ, या हाँ, फिर वो जगह खुदा ने दाग का शेर गालिब नाम से चलाते हैं लोग। हाँ, हाँ, हाँ। तो पुस्तकों का जो असर है, जी, वो होता ही है मनुष्य के जीवन में। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में कौन-सी ऐसी पुस्तक रही होगी जो आपको लगता है कि अभी तक आपके स्मृति में बनी हुई है, और जो हम संस्कार यात्रा कहते हैं मनुष्य के निर्माण की, उसमें जी। किस पुस्तक का आपको लगता है योगदान रहा है? देखिए, साहित्य से ज्यादा मुझे दर्शन शास्त्र की पुस्तकें जो है ना, वो ज्यादा प्रभावित करती है। जी। साहित्य में मैंने पढ़ा है, बड़ी अच्छी पुस्तकें, अमृतनाथ नागर जी की पुस्तकें थी, हाँ, हाँ, हाँ। बूंद और समुद्र वगैरह, उनका लेखन बहुत अच्छा लगता है। मानस का हंस। मानस का हंस, हुँ। बिक्की कौड़ियों के मोल, और क्या और तो तुलसीदास जी इनका बड़ा प्रभावशाली लेखन था। जी, जी। तो इस तरह कुछ हिंदी किताबें हैं। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी की किताबें बड़ी अच्छी होती हैं, उनका जी। लेखन बड़ा अच्छा होता है। तो लेकिन दर्शन शास्त्र जो है ना, वो मुझे ज्यादा प्रभावित करता है, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो, या ओशो का हो, जिद्दू कृष्णमूर्ति का हो।
इन लोगों ने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया है। और साहित्य में भी कई लोग जो है, अब हिंदी में देखा जाए तो जो बच्चन नीरज जो है ना, हिंदी में ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और उर्दू में मिर्ज़ा गालिब थे, मीर गालिब, इकबाल, फ़राख, ये लोग जो है ना, ये ज़्यादा प्रभावित करते हैं। प्रमोद जी, मैं देखता हूँ कि अधिकतर जब हम बात कर रहे होते हैं हिंदी के पुस्तकों के बारे में, या तो उसमें पिछले 10-20 साल में छपी हुई पुस्तकें लगभग नहीं आ रही होती हैं, हाँ जी। बल्कि 30-40 साल पहले की किताबों की हम बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, वो सृजनशीलता या तो हम तक पहुँच नहीं पा रहे हैं वैसे लेखकों का लिखा हुआ, जो जो ऑफ कोर्स जो नया होगा वो क्लासिक की श्रेणी में तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा तो हो कि कहीं। कि मुझे ऐसा लगता है कि लिखा तो जा रहा है, लेकिन बाज़ारवाद जो है ना, उनको आने नहीं देता। हुँ, जो जो चौंका दे, आजकल वो साहित्य चौंकाने वाला साहित्य, तो वो साहित्य चल रहा है आजकल। कि एक दूसरा जो परंपराएं हैं उसके विपरीत जो लिखता है ना, वो हिट हो जाता है। ये चल रहा है, चाहे बकवास ही हो, चाहे वो गलत ही कह रहा हो। कई बातें ऐसे तुम लोग पढ़ते नहीं हो ठीक से, और आपने कमेंट कर दिया और साहब वाह वाह क्या बात कही है, वाह वाह साहब क्या बात है, गलत बोल रहा है, बात क्या कही है। जिस तरह पहले उपन्यास, एक मृत्युंजय उपन्यास आया था शिवाजी सावंत का, बिल्कुल। मराठी से हिंदी अनुवाद, साहब मैंने उपन्यास पढ़ा कर्ण पे, बहुत बड़ा उपन्यास था। मैंने भी तो पढ़ा। मैंने ये देखने के लिए इस लेखक ने कितने ईमानदारी से लिखा कर्ण के बारे में, मैंने पूरी पूरी महाभारत पढ़ी, पूरी महाभारत पढ़ी आखिर तक। तो मैंने देखा कि उस आदमी ने कर्ण के साथ एकदम न्याय किया है, कहीं भटका नहीं है। जो मूल में लिखा है महाभारत, व्यास जी ने उसी कर्ण को लेकर डेवलप किया उन्होंने, अपने मन से कोई कर्ण नहीं गढ़ा है। तो ऐसे लेख सकते हैं जिनको पढ़ के वो आप भीतर से अपने आप को आंदोलित पाते हैं। तो उनके कारण पूरी महाभारत पढ़ी मैंने, और वो सही थे। तो इस तरह का लेखन भी कुछ कम हुआ है पहले से। जो जो लोग हैं जो लिखते, बड़े ईमानदार से लिखते हैं, उनको किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। पर आजकल जो ये ग्रुपबाजी जो है ना, वो उनको आने नहीं देते। अवार्ड भी आते हैं तो अपने लिमिटेड लोग पॉकेट से उनमें अवार्ड आते हैं, पब्लिसिटी उनको मिलती है। तो लेखन का बड़ा नुकसान किया लोगों ने इस तरह करके। कई बार तो ऐसा लगता है कि हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है क्या, इस तरह लेखन आता है। ये फर्क पड़ा है। और दूसरा, किताबों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है ना, हिंदी में तो कम से कम लोग दे नहीं पाते उतनी कीमत। तो चलते चलते जब पाठक होंगे तब लेखक होंगे, या लेखक होंगे तो पाठक होंगे, जो मुर्गी अंडे जैसी बात है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि लोगों का पढ़ने में रुझान कम हो गया, यही लगता है कि अच्छा लेखन नहीं हो रहा है, किस तरफ अधिक? नहीं, मुझे देख, दो बातें, लोगों का रुझान कम नहीं हुआ है। पढ़ने वाले, आज प्रिंट मीडिया जो है ना, उसको डिजिटल मीडिया रिमूव नहीं कर सकता। कलकत्ते में बुक फेयर लगता है तो लाखों किताबें बिकती हैं। बिहार में हिंदी की बहुत किताबें बिकती है। रीडरशिप 10% है, 10-10% खरीदने वाले, लिखने वाले लिख भी रहे हैं। पर मुझे लगता है कि सही दामों में और सही लोगों तक चीज पहुंच नहीं रही है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनकी इतनी क्षमता नहीं किताब खरीद सके। जो खरीद लेंगे उनके पढ़ने में रुचि नहीं है। पहले लोगों ने संगीत गाने दिए फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, लोगों को पूछ कर दिए क्या कि हम ये गाने लिख लें, क्या आप सुनेंगे क्या? लोगों की पसंद तो क्रिएट की जाती है। लोगों ने मंत्र पथ हरिदर्शन को आज सुना है, और चोले के पीछे क्या, ये भी सुना है। तो आदमी के अंदर भगवान भी है, शैतान आप क्या जगा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और किसको चुनना है, देखिए, पाठक को अकर इलाहाबादी का शेर है, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा कि लगी चहकने जहां भी बुलबुल, हुआ वहीं पे जमाल पैदा। वाह। लगी चहकने जहां भी बुलबुल, हुआ वहीं पे जमाल पैदा। कमी नहीं कदरदां की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो आपने उत्तर देके एकदम निरुत्तर कर दिया। तो मैं भी एक अकबर इलाहाबादी के शेर के साथ में हमारी बातचीत के समापन की तरफ बढ़ता हूँ। वो कहते हैं कि हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती, हम उन किताबों को काबिल जब्ती समझते हैं।
अच्छा, हम उन किताबों को काबिल जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती खपती समझते हैं। तो इसको विस्तार दिया जाए तो खपटी वाली बात आपने भी कहा था, जो चाहे झूठ मूठी लिख दें लेकिन जो खंडन कर रहे हैं परंपरा का, तो जी। खपटी समझ रहे हैं वो पूरी ये खप परंपरा को, तो ये खंडन पढ़ के कर रहे हैं। मैं खंडन पढ़ के कोई दिक्कत नहीं, बिना पढ़े ऐसी-ऐसी बातें मैं कभी इस पे बात कर सकते हैं, कैसी-कैसी बातें सच ढूँढने को जी चाहता है, अगर कुछ पढ़ तो लो आप। बात तो धैर्यपूर्वक अपने ही मन की नहीं बल्कि अपनी समझ को बढ़ाने की दिशा में हम बढ़ेंगे तो पुस्तकों का साथ लिए बिना आगे यात्रा हो नहीं पाएगी। इसलिए चाहे राजनीति हो या दर्शन हो या फिर हमारा जीवन हो, मनोविज्ञान हो, सब में पुस्तकों का बहुत प्रभाव रहता है। ये शब्द ब्रह्म की बात को याद दिलाने वाले प्रमोद कुमार शाह जी कलकत्ता से हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार।